जी जनाब, कैसे हैं आप सब लोग? ये है हमारा चैप्टर नंबर 6 और इसमें हम AWS में नेटवर्किंग के हवाले से बात करेंगे। यानी AWS में नेटवर्किंग के कंपोनेंट्स कौन से हैं या AWS में नेटवर्किंग कैसे काम करती है। अगर मुझे यकीन है कि अगर आपने यूनिवर्सिटी में नेटवर्किंग का सब्जेक्ट पढ़ा है तो आपको कम से कम ये अंदाज़ा होगा कि नेटवर्किंग कहते किसको है। ज़ाहिर है आपने लैब्स भी अटेंड की होंगी, आपने वहाँ देखा होगा कि एक लैब में 30-40 कंप्यूटर्स या सिस्टम्स पड़े होते हैं और वो सारे के सारे एक दूसरे के साथ नेटवर्क के थ्रू वो कनेक्टेड होते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे सर, हमारे टीचर, लेक्चरर वो किसी एक सिस्टम पे वो अपनी प्रेज़ेंटेशंस रखते हैं या नोट्स रखते हैं और उसको शेयर करते हैं तो वो सारे सिस्टम्स पर एक्सेसिबल हो जाती है। ऐसा ही है ना? तो ये नेटवर्किंग का फ़ायदा है और नेटवर्किंग से यानी कंप्यूटर्स की, सिस्टम्स की आपस की कम्युनिकेशन बहुत ईज़ी हो जाती है और इसमें कोई हैसल नहीं होता, कोई रुकावट वगैरह भी नहीं होती। कंप्यूटर ए, कंप्यूटर बी, सी, डी को पिंग भी कर सकता है, एक्सेस भी कर सकता है, फाइल्स भी शेयर हो सकती हैं वगैरह-वगैरह। अब बात करते हैं कि क्लाउड में नेटवर्किंग किस तरह काम करती है। तो यकीन माने, आसान अल्फाज में कह रहा हूँ कि बिल्कुल जिस तरह आपका फिज़िकल नेटवर्क है, उसी तरह क्लाउड में भी यही वर्चुअल नेटवर्क हो जाता है। ठीक है? जिस तरह फिज़िकली कंप्यूटर्स या सिस्टम्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं, इसी तरह वर्चुअली भी क्लाउड में सिस्टम्स, वर्चुअल मशीन्स, EC2 इंस्टेंसेस वो आपस में इसी तरह कम्युनिकेट करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल डेवऑप्स मौलवी हिंदी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो व्हाट इज़ नेटवर्किंग? आसान सी डेफिनेशन है, जल्दी से अपना कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेते हैं। नेटवर्किंग मींस इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स दैट कैन एक्सचेंज डाटा एंड शेयर रिसोर्सेज विद ईच अदर। जैसे मैं आपको लैब की एग्जांपल दे चुका हूं ताकि वो आपको जल्दी समझ आएगी, जिससे आप गुजर चुके हैं। ठीक है, लैब्स आपने देख ली हैं और वहां पर सारे कंप्यूटर्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं और एक दूसरे के साथ डाटा शेयरिंग वगैरह या एक्सेसिबिलिटी वो बहुत इजी हो जाती है, उसमें कोई इश्यूज नहीं होते। जाहिर है वो एक नेटवर्क पर, एक पेज पर आ जाते हैं। इन AWS networking is the process of connecting cloud based resources so that they can communicate securely। अब यही चीज क्लाउड में चली जाती है और वहां पर लाजमी नहीं है सिर्फ EC2 इंस्टेंसेस, बाकी भी हो सकते हैं। इलास्टिक कंटेनर सर्विस है, कुबरनेटिस क्लस्टर्स हैं, RDS है। तो ये सारे भी जो है क्लाउड के रिसोर्सेज AWS नेटवर्किंग में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये है थोड़ा बहुत आइडिया आपको दोबारा मैंने दे दिया है नेटवर्किंग के हवाले से। अब व्हाट इज AWS VPC? और VPC सबसे कॉमन, सबसे इम्पोर्टेंट सर्विस है EC2 के बाद, क्योंकि जब हम वर्चुअल मशीन स्पिन अप करते हैं, बनाते हैं, वो किसी न किसी वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड में बनती है। तो वैसे जिस वक्त हमारा एक नया अकाउंट हम AWS पे जब साइन अप करते हैं तो हमारा एक डिफ़ॉल्ट VPC बन जाता है, एक डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप भी बन जाता है और VPC भी बन जाता है, लेकिन हम अपना कस्टम भी बना सकते हैं। अब वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड ये एक आइसोलेटेड किस्म की स्पेस होती है। आइसोलेटेड जैसे मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ, अलग-थलग। ये स्पेस ए है, ये एक रूम है, ये दूसरा रूम है। अब रूम ए को नहीं पता कि रूम बी में क्या हो रहा है, रूम बी को नहीं पता कि रूम ए में क्या है, ठीक है? तो ये आइसोलेशन का मतलब ये है कि बाउंड्री वॉल, ठीक है, इलादा। अब वर्चुअली या लॉजिकली आइसोलेटेड से मुराद क्या है कि हो सकता है फिजिकल नोड उनका, फिजिकल नेटवर्क वो एक ही हो, लेकिन ऊपर लॉजिकली वो जो है ना वो डिफरेंट नेटवर्क्स हों। तो वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड इज अ लॉजिकली आइसोलेटेड नेटवर्क वेयर वी लॉन्च अवर रिसोर्सेज। एक वर्चुअल मशीन में बनाने जा रहा हूं, उसके लिए मुझे लाजमी एक वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड चाहिए होगा। अब उस एक वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड में जिस वक़्त मैं 1 से 10 या 20 वर्चुअल मशीन्स बनाऊँगा, तो वो सारी की सारी एक नेटवर्क पर आ जाएँगी और उनकी कम्युनिकेशन बहुत ही सिंपल और स्मूथ हो जाएगी। ये है वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड का फ़ायदा। आप एक आइसोलेटेड अलग से नेटवर्क बनाते हैं और उस नेटवर्क में आप अपने
क्लाउड के रिसोर्सेज बनाते हैं। ठीक है, अब हो सकता है सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल मशीन नहीं, आपको आरडीएस यानी डेटाबेस भी चाहिए, वो भी आप जो है उसी वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड में बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी रिसोर्सेज वो सारे के सारे, जैसे लाइट सेल है, ठीक है, लाइट सेल जो वीपीएस सर्वर्स हम बनाते हैं वो भी हम अपने वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड में बना सकते हैं। इट्स लाइक हैविंग अवर ओन प्राइवेट नेटवर्क विद इन एडब्ल्यूएस। ये हमारा एक, देखे ना, आइसोलेटेड, बार बार मैं कह रहा हूँ आइसोलेटेड से मुराद अलग थलग, ताकि मेरी किसी के साथ इंटरफेरेंस ना हो। तो ये मेरी एक अपनी प्राइवेट स्पेस है जहां पर मैं अपने रिसोर्सेज को बनाऊंगा। AWS VPC is a service used to establish boundaries अराउंड अवर AWS रिसोर्सेज। जैसे मैं ऐसे करके आपको बता चुका हूँ कि जिस तरह एक रूम की बाउंड्री होती है, फिर उस रूम के अंदर हम रहते हैं, हम जो करना चाहे वो हमारी एक प्राइवेट स्पेस बन जाती है। इसी तरह वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड भी एक प्राइवेट स्पेस होती है, नेटवर्क, और इसमें हम अपने रिसोर्सेज को बनाते हैं। अब उसमें रिसोर्सेज बनते कैसे हैं, या उसके अंदर सबनेट्स वगैरह क्या होते हैं, नेटवर्क ACLs क्या होती हैं, सिक्योरिटी ग्रुप्स, ये सारे कंपोनेंट्स हम आगे अब डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड एक हमारा नेटवर्क है, ये एक वर्चुअल नेटवर्क है, आइसोलेटेड नेटवर्क है, और लाजमी नहीं है कि सिर्फ एक ही हम अपने अकाउंट में बना सकते हैं। हम कई भी, यानी एक से ज़्यादा मल्टीपल वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड्स बना सकते हैं, और उसके बाद हम उनको भी इकट्ठा कर सकते हैं, जिसमें जिसको VPC पीयरिंग कहते हैं। आखिरी स्लाइड है इंशाल्लाह। लेकिन जो कंक्लूजन है वो यही है कि वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड एक आइसोलेटेड अलग प्राइवेट नेटवर्क होता है, जिसमें हम अपने रिसोर्सेज को बिल्ड करते हैं, बनाते हैं, और जिस वक्त हम 1 2 3 या 10 या 20 या 100 वर्चुअल मशीन्स एक नेटवर्क में बनाएंगे, तो उनकी कम्युनिकेशन ऐसे ही होगी, सिंपल, जिस तरह आप लैब में देखते हैं। ये फायदा है। ठीक है, और एक सबनेट होगा, उसी सबनेट पर सारे प्राइवेट आईपी एड्रेसेस जो है ना, वो सारी वर्चुअल मशीन्स को असाइन होंगे, और ये ऐसे ही है जैसे आपका एक फिजिकल नेटवर्क होता है, इसी तरह आपका वर्चुअल नेटवर्क बन जाएगा, लेकिन ये आइसोलेटेड होगा। अब मजीद आगे, इन अ VPC वी हैव अ कंप्लीट कंट्रोल ओवर द VPC's नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, IP address ranges, subnets, route tables and network gateways। देखें, ये सारी अब टर्म्स हैं जो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे, कि जिस वक्त हम एक अपना वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड बनाते हैं तो मेरे पास फुल अथॉरिटी है कि मैं अपनी मर्जी से सबनेट रेंज, IP एड्रेस रेंज 10.0.0.0, जिस तरह ये एक प्राइवेट सबनेट की रेंज है, ठीक है, या 20 डॉट कर लूँ, ठीक है, या 30 डॉट कर लूँ, 30.0.0.0। अब इस सबनेट रेंज में मेरी वर्चुअल मशीन्स बनती जाएंगी और उनको ये प्राइवेट आईपी एड्रेस मिलता जाएगा। ठीक है, ये यानी मैं अपनी मर्जी से डिफाइन कर सकता हूँ सबनेट्स। और फिर इसके बाद राउट टेबल्स और नेटवर्क गेटवेज, जिस तरह इंटरनेट गेटवे है, वर्चुअल प्राइवेट गेटवे है, ये सारी चीज़ें मेरे पास फुल अथॉरिटी है। एक ही VPC के कंसोल पर इंशाल्लाह हम लैब में अपने सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट वाले कोर्स में देखेंगे कि एक VPC में हमारे पास ये सारी ऑप्शंस होती हैं और हम ये बना सकते हैं। Whenever we create an account on AWS, a default VPC will be created for us। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि जिस वक्त मैं AWS पर साइन अप करता हूँ, मेरा एक डिफ़ॉल्ट VPC बन जाता है। अगर मैं वर्चुअल मशीन बनाऊंगा तो वो उस बाय डिफ़ॉल्ट जो डिफ़ॉल्ट VPC बना होगा उसमें बनेगी। हाँ, अगर मैं अपना नया बनाना चाहता हूँ तो मैं एक नया VPC क्रिएट कर सकता हूँ। अच्छा जी, इसके बाद AWS VPC कंपोनेंट्स कौन-कौन से अज्जा हैं? यानी AWS VPC किन-किन टूल्स पर, ये सारे मतलब रिसोर्सेज भी कह सकते हैं, आप कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं, ठीक है? ये पार्ट्स भी कह सकते हैं। तो VPC इन सब पर मुश्तमिल होता है, जिसमें सबनेट्स हैं, सिक्योरिटी ग्रुप्स हैं, इंटरनेट गेटवे है, वर्चुअल प्राइवेट गेटवे है, ACLs हैं, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट्स, नेट गेटवे है, और VPC पीयरिंग है। हम एक-एक को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले, व्हाट इज अ सबनेट? अच्छा जी, अब सबनेट क्या है?
A subnet is a range of IP addresses in our virtual private cloud. हम अपनी मर्जी का IP एड्रेस रेंज स्पेसिफाई कर सकते हैं सबनेट के थ्रू। तो सबनेट एक IP एड्रेस रेंज है, प्राइवेट सबनेट भी हो सकता है, पब्लिक सबनेट भी हो सकता है। दोनों आगे मैंने डिफाइन किए हुए हैं। सबनेट्स आर फर्दर यूज्ड इन अ बीपीसी टू डिवाइड द स्पेस। कौन सी स्पेस? यानी एक ही वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड में सबनेट, फिर आगे मजीद उनको डिवाइड करेंगे तो प्राइवेट सबनेट्स और पब्लिक सबनेट्स, दोनों का अलग-अलग मकसद भी होता है। पब्लिक सबनेट्स contain resources that need to be accessible by the public such as an online store's website, और प्राइवेट सबनेट्स contain resources that should be accessible only through our private network such as a database। तो सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट के तौर पर यही सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है कि मिसाल के तौर पर आपकी कोई एप्लीकेशन है और उसमें आपकी डेटाबेस भी इन्वॉल्व है और आपकी वेब एप्लीकेशन है। देखिए, आप अपने यूजर्स को जो सर्व कर रहे हैं, वो आप अपनी वेब एप्लीकेशन सर्व कर रहे हैं। ऑनलाइन स्टोर वो उसको विजिट करेंगे। तो ऑनलाइन स्टोर क्योंकि पब्लिकली हमने, यानी ज़ाहिर है जहाँ से हमारा रेवेन्यू आएगा, हमारी ट्रैफिक आएगी, तो वो पब्लिक सबनेट में हम उसको बनाएँगे, ठीक है? अब अपने ऑनलाइन स्टोर के लिए जो हमें सबनेट चाहिए होगा, वो होगा पब्लिक सबनेट। लेकिन हमारी डेटाबेस हमारी प्राइवेट चीज़ है, तो डेटाबेस के लिए हम हरगिज़ पब्लिक सबनेट को यूज नहीं करेंगे, तो उसको हम प्राइवेट सबनेट पे ही रखेंगे, ठीक है? तो डेटाबेस हमारी प्राइवेट सबनेट पर होगी और हमारी वेब एप्लीकेशन या हमारा ऑनलाइन स्टोर वो पब्लिक सबनेट पर होगा। अब डिफरेंट आईपी रेंजेस हैं, हम डिफाइन कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल में बता चुका हूँ कि जिस तरह मिसाल के तौर पर प्राइवेट सबनेट की रेंज है 10.0.0.1, 1 से आगे स्टार्ट होती है, ठीक है? अब ये एक प्राइवेट सबनेट की आईपी एड्रेस रेंज है। इसी तरह पब्लिक सबनेट की भी एक आईपी एड्रेस रेंज है। तो हम ये वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड में सबनेट्स में ये डिफाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर यही क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर मेरी एक वेबसाइट है जिसमें, या ऑनलाइन स्टोर है जिसमें डेटाबेस भी इन्वॉल्व है, तो क्या बेस्ट प्रैक्टिस होगी? किसको मैं प्राइवेट सबनेट में रखूँ, किसको मैं पब्लिक सबनेट में रखूँ? तो इसका आंसर यही है, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन, हमारा ऑनलाइन स्टोर, वो हमें पब्लिक को दिखाना होगा, पब्लिक के लिए एक्सेसिबल करना होगा, तो हम उसको पब्लिक सबनेट में रखेंगे। डेटाबेस, क्योंकि हमारा डाटा, हमारी प्राइवेसी हमारी प्राइवेट चीज़ है, तो उसको हम पब्लिकली नहीं, यानी एक्सपोज करेंगे, उसके लिए प्राइवेट सबनेट। तो उम्मीद है अब आपको इन दोनों का डिफरेंस भी समझ आ गया होगा और साथ साथ हमने इन दोनों टाइप्स को भी डिस्कस कर लिया है। अब इसके बाद मजीद, इन अ वीपीसी सबनेट्स कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। देखें, एक वर्चुअल मशीन 1 है, एक वर्चुअल मशीन 2 है और एक वर्चुअल मशीन 3 है। और एक, यानी हमारा जो सबनेट आईपी एड्रेस रेंज है वो है 10.0.123 अकॉर्डिंगली हर वर्चुअल मशीन को। अब जब एक ही सबनेट है, एक ही आईपी एड्रेस रेंज है, तो हम तीनों वर्चुअल मशीन्स को आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। क्यों? वो एक ही प्राइवेट सबनेट को यूज कर रहे हैं, उनकी आईपी एड्रेस रेंज भी सेम है, तो उसमें कोई दो राय है नहीं, वो आपस में एक दूसरे के साथ इजीली बातचीत कर सकती हैं, कम्युनिकेट कर सकती हैं। For example, an application that involves Amazon EC2 instances in a public subnet communicating with databases that are located in a private subnet। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको दोबारा यहाँ पर बता रहा हूँ कि ये सबनेट, एक पब्लिक सबनेट, उसमें EC2 वर्चुअल मशीन, प्राइवेट सबनेट, उसमें हमारी डेटाबेस। लेकिन क्योंकि ये एक ही वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड में है, तो ये इस तरह भी आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये था हमारा पहला कंपोनेंट, सबनेट। अब आगे चलते हैं, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सबनेट्स। इस डायग्राम में भी आप देख लें, हमारा ये AWS क्लाउड है और VPC है। अब यहाँ पर EC2 इंस्टेंसेस हमारे पब्लिक सबनेट में है और डेटाबेसेस हमारी प्राइवेट सबनेट में है। तो एक ही वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड में हम दोनों को बैक वक्त यूज कर सकते हैं और यही सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है। अब उम्मीद है अब आपके कॉन्सेप्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल क्लियर हो चुके होंगे।
अब इसके बाद है व्हाट इज अ सिक्योरिटी ग्रुप। एक वर्चुअल फायरवॉल होती है, ठीक है। अ सिक्योरिटी ग्रुप इज अ वर्चुअल फायरवॉल दैट कंट्रोल्स इनबाउंड एंड आउटबाउंड ट्रैफिक फॉर एन Amazon EC2 इंस्टेंस। हमारी जो वर्चुअल मशीन्स हैं उन पर इनकमिंग ट्रैफिक कहाँ से आ रही है, किन पोर्ट से आ रही है, और आउटगोइंग ट्रैफिक कहाँ जा रही है, ये सिक्योरिटी ग्रुप्स में हम डिफाइन करते हैं। सिक्योरिटी ग्रुप एक वर्चुअल फायरवॉल है, ठीक है। वर्चुअल फायरवॉल जिसमें किसी भी किस्म की पोर्ट को हम अलाउ भी कर सकते हैं, डिनाई भी कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट अ सिक्योरिटी ग्रुप डिनाइज ऑल इनबाउंड ट्रैफिक एंड अलाउज ऑल आउटबाउंड ट्रैफिक। तो ये एक डिफॉल्ट किस्म का रूल है, ठीक है, कि एक सिक्योरिटी ग्रुप बाय डिफॉल्ट इनकमिंग जितनी भी ट्रैफिक है उसको डिनाई करता है। और फिर इसके बाद आप खुद से यानी एक्सप्लिसिटली अलाउ करते हैं। पोर्ट 80 अलाउ की, एसएसएच के लिए 22 अलाउ की, माईसीक्वल के लिए 3306 अलाउ की, या फिर सिक्योर एचटीटीपीएस के लिए 443 अलाउ की। तो ये सारी पिंग आप बंद कर सकते हैं आईसीएमपी। वी कैन ऐड कस्टम रूल्स टू कॉन्फ़िगर व्हिच ट्रैफिक शुड बी अलाउड, एनी अदर ट्रैफिक वुड देन बी डिनाइड। तो जिन पोर्ट्स को मैंने अलाउ कर दिया, अब पोर्ट 80 अलाउ की, 443, 3306, एसएसएच के लिए 22, मिसाल के तौर पर ये 4 पोर्ट्स अलाउ हैं, और यानी एनीवेयर से। तो इसके बाद इन पोर्ट्स के अलावा किसी और पोर्ट से अगर मेरी वर्चुअल मशीन पर ट्रैफिक आएगी, हिट आएगी, तो वो डिनाई हो जाएगी। मैं अगर मिसाल के तौर पर इंटरनली किसी पोर्ट को अलाउ करना चाहूँ या और किसी पोर्ट को ऐड करना चाहूँ, तो मुझे इनबाउंड रूल्स में जाकर उसको एडिट करना पड़ेगा। अगर मज़ीद मैं इसको सिक्योर करना चाहूँ, तो एनीवेयर की बजाय मैं आईपी एड्रेसेस भी दे सकता हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ़ इन आईपी एड्रेसेस से मेरी वर्चुअल मशीन्स पर ट्रैफ़िक आए, या वो जो आईपी एड्रेस है उसी से हिट्स आएँ, यानी वही आईपी एड्रेस मेरी वर्चुअल मशीन को एक्सेस कर सके। इसके अलावा एनीवेयर कहीं से भी आएगी तो वो डिनाई हो जाएगी। तो ये एक वर्चुअल फायरवॉल है, और इसमें हम पोर्ट्स के हिसाब से अपनी ट्रैफिक को इनबाउंड आउटबाउंड रूल्स खुद डिफाइन कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट सारी इनबाउंड ट्रैफिक डिनाई होती है। फिर इसके बाद हम उसको अलाउ करते हैं 8443, जैसे ये मैं आपको बता चुका हूँ। और इसके बाद है इंटरनेट गेटवे। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, इंटरनेट का दरवाज़ा, ठीक है, कि एक वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड की बाहर की यानी पब्लिकली इंटरनेट के साथ कम्युनिकेशन कैसे पॉसिबल होगी, उसके लिए यूज़ होता है इंटरनेट गेटवे, ठीक है। देखें, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड है, ठीक है, वीपीसी, ये प्राइवेट है, लेकिन अब इसके कुछ कंपोनेंट्स जैसे EC2 है, वो तो हमें पब्लिकली अलाउ करने पड़ेंगे। तो उसके लिए कैसे मेरे वर्चुअल मशीन्स EC2 इंस्टेंसेस पब्लिकली एक्सेसिबल होंगे, उसके लिए इंटरनेट गेटवे यूज़ होता है। आईजी इंटरनेट गेटवे इनेबल्स कम्युनिकेशन बिटवीन अ वीपीसी एंड द इंटरनेट। ये आपका इंटरनेट आ गया, ये आपका वीपीसी आ गया, आगे डायग्राम आ रही है, और यहाँ पर मेरा इंटरनेट गेटवे होगा जो दोनों की आपस में बाहमी मुलाकात करवाएगा, आपस में उनका उनका रिश्ता जोड़ेगा। इट एक्ट्स एज अ ब्रिज, ठीक है, एक पुल के तौर पर काम करता है, अलोइंग रिसोर्सेज विद इन द वीपीसी टू एक्सेस द इंटरनेट एंड वाइस वर्सा। इट सपोर्ट्स IPv4 एंड IPv6 ट्रैफिक। दोनों ट्रैफिक यानी ये सपोर्ट करता है इंटरनेट गेटवे, और हमारे रिसोर्सेज की इंटरनेट के साथ कम्युनिकेशन अगर पॉसिबल होती है तो वो उसके लिए इंटरनेट गेटवे यूज होता है। और इसके बाद है नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। देखिए, जिस तरह हमने सिक्योरिटी ग्रुप्स को देखा, ठीक है, सिक्योरिटी ग्रुप्स क्या करते हैं, EC2 इंस्टेंस लेवल पर हमारी ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। हम उन सिक्योरिटी ग्रुप्स को यूज करते हुए अपनी EC2 वर्चुअल मशीन्स पर किसी भी किस्म की पोर्ट को अलाउ या डिनाई करवा सकते हैं। लेकिन अब नेटवर्क ACLs क्या हैं, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, यानी ACL स्टैंड फॉर एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, और ये एक वर्चुअल फायरवॉल है। तो यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन है अपने आप से भी आपसे भी, कि देखें, एक है सिक्योरिटी ग्रुप्स और एक है ACL। ये सिक्योरिटी ग्रुप भी वर्चुअल फायरवॉल है, ACL भी वर्चुअल फायरवॉल है, तो दोनों को हम क्यों यूज कर रहे हैं, या दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस, और ये एक इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन भी है,
ACL एक स्टेटलेस वर्चुअल फायरवॉल है और सिक्योरिटी ग्रुप एक स्टेटफुल वर्चुअल फायरवॉल है। फिर अगला डिफरेंस, सिक्योरिटी ग्रुप हम यानी ये वो वाली फायरवॉल है जो कि EC2 इंस्टेंस लेवल पर काम करती है और ACL ये वो फायरवॉल है जो कि सबनेट लेवल पर काम करती है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, हो सकता है आप कंफ्यूज हो अभी भी। देखें, सिक्योरिटी ग्रुप भी वर्चुअल फायरवॉल है, ACL भी वर्चुअल फायरवॉल है, दोनों वर्चुअल फायरवॉल्स हैं, लेकिन डिफरेंस बहुत बड़ा है। एक है स्टेटफुल, यानी सिक्योरिटी ग्रुप स्टेटफुल फायरवॉल है। स्टेटफुल वो होती है जो कि अपना डाटा, अपना मेटा डाटा इंफॉर्मेशन मेंटेन करती है। स्टेटफुल एप्लीकेशंस वो होती हैं, स्टेटलेस एप्लीकेशंस वो होती हैं जिनको कोई कंसर्न नहीं, डाटा लूज भी हो जाए वो किसी किस्म की इंफॉर्मेशन को रिटेन नहीं करती। यही की डिफरेंस है। तो सिक्योरिटी ग्रुप्स स्टेटफुल हैं, स्टेटफुल वर्चुअल फायरवॉल है। ACLs स्टेटलेस वर्चुअल फायरवॉल है। सिक्योरिटी ग्रुप EC2 इंस्टेंस लेवल पर हम अप्लाई करते हैं और ACLs हम सबनेट लेवल पर जाकर अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये की डिफरेंस है। तो अगर इंटरव्यू में आपसे ये सवाल पूछा जाए तो यही इसका जवाब है। और इसके बाद सिक्योरिटी ग्रुप्स वर्क एट इंस्टेंस लेवल while ACLs work at the subnet level. Security groups are stateful while ACLs are stateless. तो अगर मैं अपने नेटवर्क को मजीद सिक्योर करना चाहूँ तो मैं अपने यानी पोर्ट्स को सबनेट लेवल पर भी ब्लॉक कर सकता हूँ, डिनाई कर सकता हूँ। इससे मेरा यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क मजीद सिक्योर हो जाएगा। तो ये एक और ज़्यादा यानी एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी है और ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यानी आप अपनी फायरवॉल को मजीद मजबूत बना रहे हैं। सबनेट लेवल पर जाकर जो है ना, आप अपनी ट्रैफिक को अलाउ भी करवा सकते हैं और डिनाई करवा सकते हैं। तो ये है नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट्स। और इसके बाद यहाँ पर देखें, यही डायग्राम जो मैं आपको कह रहा था कि मैं बताता हूँ। अब यहाँ पर देखें, ये मैं हूँ, क्लाइंट हूँ जो कि एक एप्लीकेशन चल रही है, उसको एक्सेस करने जा रहा हूँ। तो पैकेट गया, ठीक है, रिक्वेस्ट गई और इसके बाद यहाँ पर इंटरनेट गेटवे है, ये मेरा इंटरनेट आ गया। अब वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड इंटरनेट के साथ किस तरह आपस में बात कर रहा है, उसके लिए है इंटरनेट गेटवे और ये सारे रिसोर्सेज मेरे AWS पर चल रहे हैं। अब इसके बाद मजीद नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट है, वो देखती है कि ये ट्रैफिक लेजिटिमेट है, अलाउ करनी चाहिए। अगर ट्रैफिक लेजिट है, लिजिट, तो उसके बाद मेरी ट्रैफिक मजीद आगे पब्लिक सबनेट्स में जाएगी, जहां पर आगे एक और फायरवॉल है जो कि सिक्योरिटी ग्रुप्स हैं। और फिर मजीद सिक्योरिटी ग्रुप्स में हमारे इनबाउंड आउटबाउंड रूल्स डिफाइन है और यहाँ पर हमारी EC2 इंस्टेंसेस पर हमारी एप्लीकेशंस चल रही हैं। तो ये देख लें कितनी लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी हैं, इसके बाद हमारी एप्लीकेशन एक्सेसिबल होगी। तो यहाँ पर हमारे पास नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट है। इसका मतलब ये क्या है कि ये ज़्यादा यानी डीप लेवल पर ये फायरवॉल काम करती है। अब कोई चीज़ यहाँ पर ही मैं डिनाई करूँ एक्सेस कंट्रोल लिस्ट यानी सबनेट लेवल पर, तो वो आगे मजीद किधर जाएगी? जाएगी नहीं। तो इसका मतलब यानी जो मेरा कहना है कि सिक्योरिटी ग्रुप से एक्सेस कंट्रोल लिस्ट ज़्यादा पावरफुल है। यानी ये डीपली जाकर हम कोई भी रूल, किसी भी किस्म की ट्रैफिक को सबनेट लेवल पर अलाउ भी करवा सकते हैं और डिनाई भी करवा सकते हैं। जी, तो इसके बाद है वर्चुअल प्राइवेट गेटवे, जिसको हम वर्चुअल गेटवे भी कहते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर एस्टैब्लिशिंग अ सिक्योर VPN कनेक्शन बिटवीन आवर ऑन प्रेम नेटवर्क विद आवर AWS VPC। अगर आप अपनी कम्युनिकेशन को मज़ीद सिक्योर करना चाहते हैं एक टनल के थ्रू इनक्रिप्टेड, तो आप वर्चुअल प्राइवेट गेटवे या वर्चुअल गेटवे को यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक किस्म से आप ये भी कह सकते हैं एक लिहाज से कि ये AWS का एक VPN है। ठीक है? आपके ये ऑन प्रेम रिसोर्सेज आपका यानी आपका पर्सनल डेस्कटॉप भी हो सकता है, आपका PC भी हो सकता है। इससे आप अपने AWS के रिसोर्सेज को एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप वर्चुअल प्राइवेट गेटवे भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक VPN है। आपकी ट्रैफिक सिक्योर हो जाएगी एक टनल के थ्रू और इनक्रिप्टेड भी होगी। इट प्रोवाइड्स सिक्योर एंड रिलायबल कम्युनिकेशन बिटवीन ऑन प्रेम नेटवर्क एंड VPCs। इन AWS, virtual gateway acts like a VPN,
टू इनक्रिप्ट ट्रैफिक एंड मास्क आईपी एड्रेसेस। तो जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, यानी वर्चुअल गेटवे एक वीपीएन के तौर पर काम करता है। हमारी ट्रैफिक इनक्रिप्टेड हो जाती है एंड मास्क आईपी एड्रेसेस, मास्क यानी छुपाना, ठीक है। आईपी एड्रेसेस भी हमारे हिडन हो जाते हैं, नहीं पता चलता किस आईपी एड्रेस से क्या हिट आ रही है, यानी क्या रिक्वेस्ट इनिशिएट हो रही है। तो हम वर्चुअल प्राइवेट गेटवे भी यूज कर सकते हैं मजीद सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए। और ये वैसे आसान अल्फाज में ये एडब्ल्यूएस का एक वीपीएन है। अब इसके बाद है बीपीसी पियरिंग। अगर आपने मेरा एज्योर फंडामेंटल्स का कोर्स देख लिया है, तो उसमें भी ये मैंने बताया था। बीपीसी पियरिंग, पियर किसको कहते हैं? दोस्त को कहते हैं, ठीक है, बडी। ओके। और ये वीपीसी 1 है, वीपीसी 2 है। इन दोनों को अगर मैं आपस में मिलाऊंगा, एक और नेटवर्क बन जाएगा जो दोनों को कंबाइन कर देगा। फिर इसके बाद वीपीसी 1 के वर्चुअल मशीन्स या रिसोर्सेज वो वीपीसी 2 की रिसोर्सेज से इजीली कम्युनिकेट कर सकेंगे। वीपीसी पेयरिंग एस्टैब्लिशेस अ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन टू वीपीसीज। यहाँ मैंने टू तो वैसे आपको समझाने के लिए, एक दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। जब सारे 3-4 वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड्स आपस में पेयर्ड हो जाएंगे, कनेक्टेड हो जाएंगे, तो डेफिनेटली आउटकम में हमारे पास एक सिंगल नेटवर्क आ जाएगा और सारे के सारे रिसोर्सेज वो आपस में फिर कनेक्ट हो जाएंगे। इन वीपीसी peering, मल्टीपल वीपीसीज आर कनेक्टेड टू फॉर्म अ सिंगल नेटवर्क। In VPC peering, EC2 instances of VPC A can be easily communicate with the instances of VPC B. VPC A के रिसोर्सेज, VPC B के रिसोर्सेज आपस में इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है, दोस्त बन जाएंगे, फिर उनके राब्ते बहाल हो जाएंगे। सही है। इसके बाद है AWS राउट 53। बस जल्दी से खत्म करते हैं, अगली स्लाइड आखिरी है। और AWS राउट 53 एक डोमेन रजिस्ट्रार है, सॉरी, यानी AWS का रजिस्ट्रार है जहां पर हम अपनी डोमेन्स को रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। डोमेन abc.com, devopsmolby.com। तो AWS Route 53 is a DNS service which is used to register new domain names or transfer domains to AWS. It can handle a large volume of DNS queries without performance degradation. और इसके बाद Route 53 can monitor the health of our resources and automatically reroute traffic away from unhealthy resources, ensuring high availability। देखिए इसका नाम राउट 53 क्यों है? 53 डीएनएस की पोर्ट है, ये तो आपको उम्मीद है पता होगा। 53 ये डीएनएस की पोर्ट है। राउट 53 एडब्ल्यूएस की डीएनएस सर्विस है और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ डोमेन को रजिस्टर करना नहीं होता, आगे भी जो मजीद फायदे हैं, डीएनएस क्यूरीज भी, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डीएनएस क्यूरीज भी ये सर्व कर दिए, नेम सर्वर्स के थ्रू रिजॉल्व करना। और इसके अलावा राउट 53 जो है वो रिसोर्सेज को भी मॉनिटर करती है। अगर कोई अनहेल्दी रिसोर्स है, कोई वीएम परफॉर्मेंस में लो है, तो ट्रैफिक को खुद ब खुद, यानी वो हेल्दी वर्चुअल मशीन्स की तरफ राउट कर देती है। तो ये राउट 53 नॉलेज के हवाले से आपको पता होना चाहिए कि ये एक डीएनएस सर्विस है, डीएनएस क्यूरीज भी रिजॉल्व कर दी है और इसके बाद राउटिंग का काम भी करती है। कोई रिसोर्स अनहेल्दी है, यानी सेहतमंद नहीं है, या उसकी परफॉर्मेंस एज पर एक्सपेक्टेशंस नहीं है, तो उसकी ट्रैफिक भी दूसरे रिसोर्सेज की तरफ राउट करती है। तो ये है AWS राउट 53। राउट 53 इसको इसलिए कहते हैं कि डीएनएस की पोर्ट 53 है, तो इस वजह से ही इसका नाम ऐसा रखा है। और इसके बाद है AWS क्लाउड फ्रंट। क्लाउड फ्रंट को मेरे ख्याल में हम गालिबन डिस्कस कर चुके हैं, जो कि एक कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क है। हम पिछले यानी AWS इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने इस पर बात की थी, जिसमें एज लोकेशंस होती हैं। एज लोकेशंस डाटा सेंटर होते हैं जहां पर आपके डाटा की, आपकी इमेजेस की, आपकी वीडियो फाइल्स की कैश्ड कॉपीज पड़ी होती हैं, ठीक है, ताकि लेटेंसी को अवॉइड किया जाए, डिले को अवॉइड किया जाए, स्लोनेस को अवॉइड किया जाए, रिड्यूस्ड लेटेंसी एंड फास्टर लोडिंग टाइम्स फॉर यूजर्स, ठीक है। एक अगर यूजर किसी वीडियो को प्ले कर रहा है, अगर वो वीडियो सही ठक ठक यानी तेजी से प्ले होती है, तो हमारा एक्सपीरियंस अच्छा होता है।
ठीक है? वही वीडियो बार-बार बफर होने लग जाए बार-बार, तो ये एक किस्म की यानी फ्रस्ट्रेशन होती है। तो जितना ज़्यादा यानी जितनी ज़्यादा लेटेंसी कम होगी, लेटेंसी डिले को कहते हैं, ठीक है? उतना ही ज़्यादा यूज़र्स का एक्सपीरियंस अच्छा होगा आपकी एप्लीकेशन के हवाले से। तो इसलिए हमारे पास ये जो एज लोकेशंस ये डाटा सेंटर्स हैं, ठीक है? जहाँ पर आपके कंटेंट की, आपके डाटा की मल्टीपल कैश्ड कॉपीज़ होती हैं, ताकि यूज़र्स जल्दी से जो है ना बजाय EC2 पर जाने के, वो एज लोकेशन से ही अपना डाटा जो वो देख रहा है, जो वो फाइंड करना चाह रहा है, उसको मिल जाए विदाउट एनी डिलेज़, विदाउट एनी लेटेंसी। और इसके बाद ये लास्ट डायग्राम है कि मिसाल के तौर पर मेरी एप्लीकेशन यहाँ पर चल रही है, ठीक है? बिहाइंड द सीन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ये मैं हूँ क्लाइंट, और ठीक है, मैं किसी इमेज को या किसी वीडियो फाइल को एक्सेस करना चाह रहा हूँ जो कि यहाँ पर पड़ी हुई है। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर उसकी कैश्ड कॉपी यहाँ पर एज लोकेशन में पड़ी हुई है, तो बजाय यहाँ पर जाने के यहाँ से ही मेरा काम हो जाएगा। देखें, जिस वक़्त मैं अपनी क्यूरी इनिशिएट करता हूँ, तो मेरी सबसे पहले जो रिक्वेस्ट है वो राउट 53 पर आती है। अब यहाँ पर कन्फ्यूज़ नहीं होना आपने, ये एक रिक्वेस्ट मल्टीपल कैसे जो है ना इधर भी जा रही है राउट 53 की तरफ, नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे पहले, और ये सारा ऑटोमैटिक हो रहा है, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट इनिशिएट की, डीएनएस राउट 53 पर आई। राउट 53 ने रिक्वेस्ट को या उस डोमेन को रिज़ॉल्व किया, रिक्वेस्ट एक्नॉलेज करके वापस क्लाइंट की तरफ आई, और क्लाइंट ने दोबारा खुद ब खुद ऑटोमैटिकली रिक्वेस्ट को रीइनिशिएट कर दिया अमेज़न क्लाउड फ्रंट की तरफ। अब क्लाउड फ्रंट में अगर मिसाल के तौर पर मेरा इमेज, मेरी वीडियो फाइल, डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए होंगे, तो मुझे एकदम से ठक करके मिल जाएँगे, ठीक है? बजाए मैं यहाँ पर जाऊँ और इसके बाद, हाँ, अगर मैं यानी पहली दफ़ा एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है? सबसे पहला यानी फर्स्ट टाइम है मेरा, और उसके बाद मेरी रिक्वेस्ट क्लाउड फ्रंट से लोड बैलेंसर पर जाएगी, और लोड बैलेंसर में आगे मज़ीद मेरी एप्लीकेशन किसी न किसी वर्चुअल मशीन से जो है ना, वो यहाँ पर देखें ऑटो स्केलिंग ग्रुप यूज़ हो रहा है, जिसमें 3 वर्चुअल मशीन्स चल रही हैं, और तीनों पर इक्वल अमाउंट ऑफ ट्रैफिक जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है लोड बैलेंसर से। तो जो मेरा एंड पॉइंट होगा जहाँ से मेरी एप्लीकेशन एक्सेसिबल होगी, वो लोड बैलेंसर है। तो लोड बैलेंसर का काम है आगे से किसी न किसी वर्चुअल मशीन से, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट, जो फाइल, जो वीडियो मैं देखना चाह रहा हूँ या ऐप, तो वो यानी वहाँ से वो गेट कर ले, और इसके बाद एक दफ़ा अगर वो गेट होगी, तो यहाँ पर क्लाउड फ्रंट में उसकी एक कैश्ड कॉपी भी आ जाएगी, और उसके बाद नेक्स्ट टाइम अगर मैं 2 दफ़ा, 3 दफ़ा या मल्टीपल टाइम्स उसी फाइल को या उसी डॉक्यूमेंट को एक्सेस करना चाहूँगा, तो उसकी कैश्ड कॉपी यहाँ पर क्लाउड फ्रंट पर ऑलरेडी मौजूद होगी। तो बजाय दोबारा लोड बैलेंसर पे जाने के और फिर इसके बाद वर्चुअल मशीन पे जाने के, वही कैश्ड कॉपी जो है ना क्लाउड फ्रंट से मैं गेट कर लूँगा, और इससे डिले भी कम हो जाएगा और लेटेंसी भी कम हो जाएगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डायग्राम है, जिसमें यानी देख लें एक रिक्वेस्ट को सर्व करने के लिए कितनी ज़्यादा सर्विसेज जो है ना वो यूज़ हो रही हैं। लोड बैलेंसर यूज़ हो रहा है, EC2 यूज़ हो रहा है, ऑटो स्केलिंग ग्रुप यूज़ हो रहा है, क्लाउड फ्रंट है, राउट 53 है, और तब जाकर एक क्लाइंट को उसका यानी उसकी जो रिक्वेस्ट है, वो जो देखना चाह रहा है, जो फाइंड करना चाह रहा है, वो उसे मिल जाती है। तो जी, ये था हमारा नेटवर्किंग के हवाले से एक यानी मुख्तसर सा लेक्चर, जिसमें हमने नेटवर्किंग के और BPC के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया, उसके कंपोनेंट्स को डिस्कस किया। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर है वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, और उसके हवाले से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, वो है AWS स्टोरेज, ठीक है? सिंपल स्टोरेज सर्विस, और इसके बाद उसकी क्लासेस। तो इंशाल्लाह मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और किसी किस्म का भी फीडबैक है, कोई कमेंट्स या कोई गलती हो गई है मुझसे पढ़ाते हुए, तो ज़रूर मुझे बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।